बना। क्या किसी को मालूम है कि मैं कभी सीरिया में गुलाम था? श्रोता आश्चर्य से बुदबुदाने लगे, जिसे सुनकर देवेंजीर संतुष्ट हुआ। देवेंजीर ने बकरे की टांग को एक बार फिर कुतरते हुए कहा, युवावस्था में मैंने अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा। मैं उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था और फिर मेरी शादी हो गई। मैं युवा था, परंतु मुझ में ज़्यादा योग्यता नहीं थी, इसलिए मैं बहुत कम कमा पाता था। सिर्फ इतना कि मैं जैसे तैसे अपनी पत्नी का खर्च उठा पाता था। मैं बहुत सी अच्छी चीज़ों की लालसा करता था, परंतु मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जल्दी ही मैंने पाया कि पैसे न होने के बावजूद दुकानदार मुझे उधारी पर सामान देने के लिए तैयार थे। युवा और अनुभवहीन होने के कारण मैं यह नहीं जानता था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता है वह अनावश्यक भोग विलास के बीज बोता है और आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटना पड़ती है। चूंकि मैं यह नहीं जानता था, इसलिए मैंने अपने अरमानों को पूरा किया और पत्नी तथा घर के लिए विलासिता की वस्तुएं उधारी पर खरीद ली। मैं जितना उधार चुका सकता था उतना चुकाता रहा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु बाद में मैंने पाया कि मैं अपनी आमदनी से एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता था। मैं अपनी आमदनी से या तो अपना खर्च चला सकता था या फिर अपना कर्ज चुका सकता था। कर्जदार अपना उधार वसूल करने के लिए मेरा पीछा करने लगे और मेरी जिंदगी दुखद बन गई। मैंने अपने मित्रों से उधार लिया, परंतु उनका कर्ज भी नहीं चुका पाया। चीज़ें बद से बदतर होती गई। मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और खुद बेबीलोन छोड़कर दूसरे शहर में जाने का फैसला किया, जहां मुझे बेहतर अवसर मिले। 2 साल तक मैंने कारवां के व्यापारियों के यहाँ काम किया। इस दौरान मैं बहुत बेचैन और दुखी रहा। इसके बाद मैं डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया, जो रेगिस्तान में निशस्त्र कारवां की तलाश में भटकते हैं। इस तरह के काम हमारे खानदान के नाम पर कलंक थे, परंतु मैं दुनिया को रंगीन पत्थर से देख रहा था और मुझे यह एहसास ही नहीं था कि मेरा कितना पतन हो गया है। हमें अपने पहले अभियान में सफलता मिली। हमने बहुत सा सोना, रेशमी कपड़े और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं लूट ली। हम लूट के सामान को गिनीर ले गए और खर्च कर डाला। दूसरी बार हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। जैसे ही हमने सामान लूटा, कुछ सशस्त्र लोगों ने हम पर हमला कर दिया। ये भाले वाले उस कबीले के मुखिया ने भेजे थे, जिसे कारवां संरक्षण के लिए पैसे देते थे। हमारे 2 लीडर्स मारे गए और बाकी सब लोगों को पकड़कर दमिश्क ले जाया गया, जहां हमारे कपड़े उतारकर हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया। मुझे सीरिया के रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने चांदी के 2 सिक्कों में खरीदा। मेरे बाल उतरवा दिए गए और मेरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था जो कमर पर लिपटा हुआ था। मैं बाकी गुलामों से ज़्यादा अलग नहीं था। लापरवाह युवक की तरह मैंने सोचा कि यह अनुभव भी रोमांचक होगा, परंतु मैं तब दहल गया जब मेरे मालिक ने मुझे अपनी 4 पत्नियों के सामने पेश करके कहा कि वे मुझे अपना किन्नर बना सकती है। दरअसल तब जाकर मुझे अपनी निराशाजनक स्थिति का एहसास हुआ। रेगिस्तान के ये लोग जंगली और योद्धा थे। उनकी इच्छाओं का पालन करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास न तो हथियार थे और न ही बचाव के साधन। जब उन चारों महिलाओं ने मुझे गौर से देखा तो मैं दहशत में खड़ा रहा। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उनसे दया की आशा करनी चाहिए। पहली पत्नी सीरा बाकी तीनों पत्नियों से बड़ी थी। मेरी तरफ देखते समय उसका चेहरा भावहीन था। मुझे उससे दया की कतई उम्मीद नहीं थी। मैंने दूसरी पत्नी की तरफ आशा भरी नजर डाली। वह एक घमंडी सुंदरी थी, जो मेरी तरफ इतनी उदासीनता से देख रही थी जैसे जमीन पर रेंगने वाले किसी कीड़े को देख रही हो। बाकी दोनों छोटी पत्नियां हंस रही थी, जैसे यह कोई दिलचस्प मजाक हो। सजा का इंतजार करते समय मुझे ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो। हर महिला चाहती थी कि दूसरी महिला फैसला करे। अंत में सीरा ने ठंडी आवाज में कहा, हमारे पास बहुत से किन्नर हैं, परंतु ऊंटों की देखभाल करने वाले गुलाम बहुत कम है। जो है वे किसी काम के नहीं है। आज ही मैं अपनी बीमार माँ से मिलने जाना चाहती हूँ, परंतु ऐसा कोई गुलाम नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं।
कि वह मेरे ऊँट को ठीक से ले जाएगा। इस गुलाम से पूछो कि क्या यह ऊँटों की देखभाल कर सकता है। इस पर मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, तुम ऊँटों के बारे में क्या जानते हो? अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने जवाब दिया, मैं उन्हें बिठा सकता हूँ, उन पर बोझ लाद सकता हूँ, उन्हें बिना थके लंबी यात्राओं पर ले जा सकता हूँ। अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके साजो सामान की मरम्मत भी कर सकता हूँ। मेरे मालिक ने कहा, ऐसा लगता है कि गुलाम को ऊँट संभालने का अनुभव है। सीरा, अगर तुम चाहो तो तुम इस आदमी को अपने ऊँट की देखभाल के लिए रख सकती हो। इस तरह मुझे सीरा के हवाले कर दिया गया। उसी दिन मैं उसे ऊँट पर बैठाकर उसकी बीमार माँ से मिलवाने ले गया। यात्रा लंबी थी और मुझे उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देने का अवसर मिल गया। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं जन्म से गुलाम नहीं था और मेरे पिता बेबीलोन के एक सम्मानित काठी बनाने वाले थे। मैंने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन उसके जवाब सुनकर मैं उलझन में पड़ गया और बाद में मैंने उसकी बातों पर काफ़ी विचार किया। तुम खुद को स्वतंत्र व्यक्ति कैसे कह सकते हो जब तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हारा यह हाल कर दिया है? अगर किसी व्यक्ति में गुलाम की आत्मा है तो चाहे वह जन्म से कुछ भी हो, अंततः वह गुलाम ही बन जाएगा। इंसान भी पानी की तरह अपने स्तर पर पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो अपने दुर्भाग्य के बावजूद अंततः सम्मानित नागरिक बन जाएगा। मैं 1 साल से ज़्यादा समय तक बाकी गुलामों के साथ रहा, परंतु मैं उनसे जुड़ नहीं पाया। एक दिन सीरा ने मुझसे पूछा, शाम को बाकी गुलाम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, परंतु तुम अपने तंबू में अकेले क्यों बैठे रहते हो? इस पर मैंने जवाब दिया, मैंने आपकी कई बातों पर विचार किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझ में गुलाम की आत्मा है। मैं उनमें से एक नहीं बन सकता, इसलिए मैं अलग बैठता हूँ। उसने मुझे विश्वास में लेकर कहा, मुझे भी अलग बैठना पड़ता है। मेरे माता पिता ने बहुत दहेज दिया था और इसी कारण मेरे पति ने मुझसे शादी की थी। बहरहाल उन्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। हर औरत की हसरत होती है कि वह माँ बने, परंतु मेरी यह हसरत अधूरी है। मैं बांझ और निसंतान हूँ, इसलिए मुझे अलग बैठना पड़ता है। अगर मैं मर्द होती तो इस तरह गुलामों जैसी जिंदगी जीने के बजाय आत्महत्या कर लेती, लेकिन हमारे कबीले की परंपराओं में औरत और गुलाम में कोई खास फर्क नहीं है। मैंने सीरा से अचानक पूछा, अब आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? मुझ में मर्द की आत्मा है या गुलाम की? उसने जवाब दिया, तुमने बेबीलोन में जो कर्ज लिए थे, क्या तुम उन्हें चुकाना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ। मैं चाहता तो हूँ, परंतु मुझे ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर तुम समय गुजर जाने दोगे और उन्हें चुकाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम में गुलाम की घृणित आत्मा है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता है वह गुलाम ही होता है, और जो व्यक्ति अपने कर्ज को नहीं चुकाता है वह खुद का सम्मान नहीं कर सकता। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सीरिया में गुलाम हूँ। कमज़ोर आदमी, तुम जिंदगी भर सीरिया में गुलाम ही बने रहोगे। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने गुस्से से कहा। इसे साबित करके दिखाओ। कैसे? क्या हमारा महान सम्राट अपने दुश्मनों से हर संभव तरीके से और पूरी ताकत से नहीं लड़ता है? तुम्हारा कर्ज ही तुम्हारा दुश्मन है। उसी ने तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया है। तुमने उससे लड़ना छोड़ दिया है, इसलिए अब वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर बन गया है। अगर तुम मर्द की तरह लड़ते तो तुम जीत सकते थे। तब शहर के लोग तुम्हारा सम्मान करते, परंतु तुम में उससे संघर्ष करने का हौसला नहीं था। और देखो, आज तुम्हारा यह हाल है कि तुम गुलाम हो। मैंने उसके निर्दयी आरोपों के बारे में काफ़ी सोचा। मैंने अपनी रक्षा में कई बातें सोची जिनसे मैं सीरा के सामने यह साबित कर सकूं कि मैं दिल से गुलाम नहीं था। बहरहाल मुझे ऐसा करने का अवसर नहीं मिल पाया। 3 दिन बाद सीरा की दासी मुझे अपनी मालकिन के पास ले गई। सीरा ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है। मेरे पति के रेवड़ के 2 सबसे अच्छे ऊँट को तैयार करो। उन पर लंबी यात्रा के लिए पानी की मशकें और खाने का सामान बांध लो। मेरी दासी तुम्हें रसोई से भोजन दे देगी। मैंने ऊँटों को तैयार किया। मैं इस बात पर हैरान था कि दासी ने खाने का इतना ज़्यादा सामान क्यों बांधा था, क्योंकि सीरा की माँ जहाँ रहती थी वहाँ पहुँचने में 1 दिन से भी कम समय लगता था।
दासी सबसे पीछे